वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी आरपीएफ के लिए बेनिफिशियल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 43। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को किसी भी रीजन से सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की गति क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वायु में ध्वनि की गति होती है 331 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता था तो बता देता हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड एयर में। तो क्या 330 मीटर पर सेकेंड हो सकता है इसका आंसर? नहीं। क्या 331 मीटर पर सेकेंड हो सकता है इसका आंसर? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता होगा, और पता नहीं है तो जान लो, कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की जो गति होती है वो बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने पर। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ध्वनि की जो गति है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर स्पीड ऑफ साउंड है वो 331 मीटर पर सेकेंड है, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उससे ज्यादा ही होगा, है ना? 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे उससे ज्यादा ही होगा। और ज्यादा कितना होगा? वो होगा आपका, ये भी फैक्ट है, 344 मीटर पर सेकेंड। कितना? 344 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक बार और, क्या अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 331 मीटर पर सेकेंड जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और 344 मीटर पर सेकेंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि एयर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 346 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सॉरी 346 मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछा था एक बार क्वेश्चन कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, तो 346 मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये ऑप्शन सभी का सभी गलत है, क्योंकि मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं इसको दूसरे बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले बार जो रिकॉर्ड किया था उसमें पता नहीं कैसे साउंड उसमें नहीं आ रहा था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे ग्लेशियल एसिडिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो एक होता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CH3COOH। इसी को हम लोग ग्लेशियल एसिडिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ग्लेशियल एसिडिक एसिड के नाम से जानते हैं इथेनोइक एसिड को। ठीक है, और क्यों जानते हैं? क्योंकि जो इथेनोइक एसिड है ये 290 केल्विन पर लिक्विड में बदल जाता है। मतलब इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करें इथेनोइक एसिड का, तो मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बाद यानी 290 केल्विन से अगर ये नीचे आता है तो उसके बाद ये जमने लगता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। और आपको अगर 290 केल्विन ना देके ऑप्शन में अगर सेंटीग्रेड दे के रखा हो, तो आपको क्या करना है, 290 केल्विन को अगर सेंटीग्रेड में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, तो आपका 273 से माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब 290 केल्विन जो है ये इज इक्वल टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर आपको केल्विन से आपका सेल्सियस में आना है, डिग्री सेल्सियस में आना है, तो 273 से माइनस करना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड ये 290 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है प्योर इथेनोइक एसिड का 290 केल्विन होता है, और उसके बाद ये फ्रीज होने लगता है ड्यूरिंग विंटर में। इससे क्या होगा, इसका नाम पड़ जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगला देखते हैं। व्हेन 3 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। जब 3 माइक्रो एम्पेयर द्वारा 20 ओम प्रतिरोध वाले रजिस्टर से बहती है तो रजिस्टर के पार विभवांतर कितना होता है? तो यहाँ पे है 3 माइक्रो एम्पेयर, आई का वैल्यू कितना दे रखा है?
वो है आपका 3 माइक्रो एम्पेयर। इसको हम लोग अगर चेंज करें, 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, ये आपको पता होगा, 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग चेंज करके लिखें ओवरऑल, 3 × 10⁻6 एम्पेयर है। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस का वैल्यू। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा है भी का वैल्यू। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले करा चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि भी का फॉर्मूला होता है IR। तो आई के जगह में लिख देते हैं 3 × 10⁻⁻6 और आर के जगह में 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, और 10⁻⁻6 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻5 यानी एक जीरो जो है कम हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻5 वोल्ट। वोल्ट क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट ही होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इन द प्रोटिस्टा किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा किंगडम में शामिल है। एनाबेना, और ये एग्रिकस, अमीबा। तो इसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम में शामिल है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और कौन कौन सा शामिल है प्रोटिस्टा किंगडम में। अमीबा, यूग्लेना, स्लाइम मोल्ड, डाइटोम, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया। उसके बाद डाइनोफ्लैगलेट, उसके बाद मैक्रो एल्गा। मैक्रो एल्गा, ये सब आपका प्रोटिस्टा किंगडम का एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इन एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा में कौन कौन सा, अच्छा एकाइनोडर्मेटा में कौन कौन सा शामिल है, सॉरी कौन शामिल है इनमें से। ऑक्टोपस, स्टारफिश या अर्थवर्म। इसका आंसर हो जाएगा स्टारफिश जो है वो आपका एकिनोडर्मेटा में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एकिनोडर्मेटा है, इसमें से कौन कौन सा शामिल है। सीदर स्टार्स, सी लिलीज, ये तो ये फाइलम है, ये कोफाइलम है, ये सॉरी ये फाइलम है, ये सब फाइलम है। उसके बाद क्लास है, फाइलम के अंदर आता है सब फाइलम के अंदर आता है क्लास। तो उसके अंदर आता है फिर एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो फीदर स्टार्स इसमें शामिल है। एकिनोडर्मेटा में सी लिलीज शामिल है, बेटर स्टार शामिल है, सी स्टार शामिल है, आपका सी अर्चिन शामिल है, और सी ककम्बर शामिल है। ये सब आपका किसमें, एकिनोडर्मेटा में। तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। द वॉश डिफरेंस यूनाइट विथ सॉरी द वॉश डिफरेंस यूनिट विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द डैश टू फॉर्म अ कॉमन पैसेज वे कॉल्ड द यूरेथ्रा। वॉश डिफरेंस डैश से आने वाली नली के साथ मिलकर मूत्र मार्ग यूरेथ्रा नामक सामान्य मार्ग बनाता है। तो स्क्रोटम हो गया, टेस्टिकल्स हो गया, प्रोटेस्टा ग्लैंड हो गया, और ब्लैडर हो गया। तो किसका बात हो रहा है, वॉश डिफरेंस का। आइए हम लोग देखते हैं वॉश डिफरेंस कौन सा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉश डिफरेंस किसको है, ये वाला, ये वाला, ये है वॉश डिफरेंस, यहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका स्क्रीन। आपको अगर सही से विजिबल नहीं है तो देखो ये वाला, ये जो है ये आपका वॉश डिफरेंस है। ठीक है, और ये वॉश डिफरेंस आया कहाँ से है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूरिनरी ब्लैडर कहाँ से आया हुआ है, ब्लैडर से आया हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कहाँ से आया हुआ है, ब्लैडर से आया हुआ है। इसका आंसर ये हो जाएगा 6 का डी। चलिए अगला देखते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 18 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस ऑफ द मून। व्हाट इज इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार 18 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो आपको इससे एक चीज पता होगा कि हमारे यहाँ यानी कि वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ जो होता है मतलब सॉरी पृथ्वी पर की जो भार होता है ये होता है 1/6 ऑफ वेट ऑन मून। सॉरी 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 उल्टा है, 1/6 नहीं होता है, 6 होता है, 6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन मून। ठीक है, ये उल्टा करेंगे तो 1/6 होगा। अब देखो मून, अगर हमको अर्थ में वेट निकालना है, क्योंकि हम लोगों को व्हाट इज द मास ऑन द सरफेस निकालना है अर्थ सरफेस पे,
तो यहाँ पे क्या करना होगा, वेट ऑन मून कितना है, 18 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो 18 यहाँ पे लिख देंगे, तो 18 से यानी 108 न्यूटन लग जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा W बराबर 108 न्यूटन। अब देखो W बराबर होता क्या है, फॉर्मूला ये होता है m इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W का वैल्यू यहाँ पे 108 लिखेंगे, और मास तो मुझे पता नहीं है, मास तो यहाँ पे देखो निकालना ही बोल रहा है, तो मास यहाँ पे हो गया, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण इसको हिंदी में बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको 10 मान के चलेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। इसको इधर भेजेंगे तो 108/10 हो जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10.8। तो आओ इसमें देखते हैं नियरेस्ट आंसर कौन सा है। 108 किलो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 9 किलो, 18 किलो, आंसर हो जाएगा 11.2 किलो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ फैट इन इज कंटेंट इन काउ मिल्क, गाय के दूध में कितना प्रतिशत वसा होती है, तो 3.6% वसा होती है। टेबल देख लेते हैं, क्या यहाँ पे देखो, काउ मिल्क है, कितना वेट है, कितना फैट है, वसा 3.6 है, एग में कितना है 12 है, मीट में कितना है 3.6 है, फिश में कितना है 2.5 है। चलिए देख लिया कि काव के दूध में जो है, गाय के दूध में 3.6 है, एग में 12 है 12%, मीट में 3.6% और फिश में 2.5% फैट पाया जाता है। इसी तरह से आपका प्रोटीन का क्वेश्चन बन सकता है कि गाय के दूध में प्रोटीन होता है 4, शुगर होता है 4.5, मिनरल होता है 0.7%, वाटर होता है 87.2%। कौन कौन से विटामिन पाया जाता है, विटामिन B1, B2, B12, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब विटामिन ई पाया जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, विटामिन डी इज नॉट प्रेजेंट इन, विटामिन डी इनमें से किस में नहीं पाया जाता है, तो फिश में पाया जाता है, एग में पाया जाता है और काव के दूध में पाया जाता है। बाकी विटामिन जो है विटामिन डी मीट में यानी मांस में नहीं पाया जाता। आओ देख लेते हैं, मिल्क में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B1, B2, B12, विटामिन डी और विटामिन ई। फिर एग में कौन कौन सा पाया जाता है, विटामिन B2, विटामिन डी। मीट में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B2, विटामिन B12, देखो डी लिखा हुआ है क्या, नहीं ना। और फिश में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, नियासिन, नियासिन जो है इसको विटामिन B3 बोलते हैं, नियासिन को, विटामिन B3, विटामिन डी, विटामिन ए पाया जाता है। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट फॉर्म्ड इन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो देखो लेड नाइट्रेट का जब हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, लेड नाइट्रेट को डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब वो टूट जाता है, वो पूरा पूरा मैं दिखाऊंगा अभी रिएक्शन, देखिए। सीसा नाइट्रेट के तापीय विघटन में इनमें से कौन सा नहीं बनता है, तो सीसा नाइट्रेट पर लेड नाइट्रेट लिखते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, तो सबसे पहले तो लेड ऑक्साइड बनेगा, फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर आपका ऑक्सीजन बनेगा। उसके बाद अगर हम लोग इसको करना चाहें बैलेंस, तो इधर 2 करेंगे तो 2Pb हो गया, यहाँ पे भी 2Pb करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4, 4 नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब हो गया क्या, ऑक्सीजन 8, 9, 11, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। अच्छा यहाँ पे 2 है ना, ठीक है 12 हो गया, ठीक है बैलेंस हो गया। अब देखते हैं, विच वन इज नॉट फॉर्म्ड इन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, कौन सा नहीं बना है, लेड ऑक्साइड तो बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, N2 नहीं बना और ऑक्सीजन बन गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। अब से सेशन को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आपका 10 में से क्या स्कोर रहा, प्लस में क्या बताना है आपको, कुछ नहीं बताना है। अगर सेशन पसंद आया हो, सेशन लगा हो जरा सा भी यूजफुल, थोड़ा बेनिफिशियल लगा हो, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी टेलीग्राम इसका अगर नोट्स चाहिए, सॉरी नोट्स नहीं, क्या बोलता हूँ मैं, PDF चाहिए इसका, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर डिस्क्रिप्शन से वो लिंक नहीं खुलता है, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए, क्या सर्च करना है, एग्जाम डाइट, जो कि चैनल का नाम है, ये आप सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे रोकते हैं आप लोग।